फॉर्म जीएसटीआर 3B इज ट्रीटेड एज अ मंथली रिटर्न, जो कि सेक्शन 39 में आप फाइल करते हो। ऐसा क्यों बोला गया सर? क्योंकि रिटर्न ना पहले जीएसटीआर 3 था, 3B भी चलता था, 3B बीच में चलता था। एक टाइम ऐसा था जब मैं 3 और 3B दोनों चलता था, फिर धीरे धीरे 3B को आउट करके 3B को ही मेन रिटर्न बना दिया। 3B को आउट करके 3 को आउट करके 3B को ही मेन रिटर्न बता दिया। इसलिए 3B को एक वैलिड मंथली रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 39 माना जाएगा। 3 को भूल जाइए बस। सर ड्यू डेट क्या है? 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द नेक्स्ट मंथ। मतलब आप सोचो, टैक्स पेमेंट का भी ड्यू डेट क्या है? अगले महीने की 20 तारीख। समझ गए? टैक्स पेमेंट का भी ड्यू डेट क्या है? अगले महीने की 20 तारीख, क्योंकि 3B से लिंक्ड है। 3B क्या है सर? दिखा देता हूं अभी, बट पहले बात थ्योरी पढ़े, फिर अपने आप को पोर्टल में दिखा के लेके जाएंगे कि 3B में क्या है सर। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। 3B इज अ सिंपल रिटर्न, एकदम सिंपल है, 10 मिनट भी नहीं लगता फाइल करने का, सब कुछ समरी है, कोई भी चीज इनवॉइस वाइज नहीं है। जो आप एक्चुअली करते हो ना कैलकुलेशन, आउटपुट माइनस आईटीसी, ठीक है, नेट पेबल या कैरी फॉरवर्ड, वही चीज 3B आपसे करवाता है। अब आउटपुट कैसे आ सकता है? सोचो आउटपुट कैसे आ सकता है? टैक्सेबल सप्लाई बताइए, टैक्सेबल सप्लाई बताइए। खाली टैक्सेबल सप्लाई नहीं बोलेगा, आपसे और भी रिपोर्टिंग करवाएगा। एग्जाम सप्लाई बताइए, एक्सपोर्ट बताइए, नील रेटेड बताइए, नॉन टैक्सेबल बताइए, नॉन जीएसटी बताइए, सब बताइए। बेसिकली ये क्या है? पूरा सेल्स, पूरा सेल्स बताइए। तो सोचो 1 में भी तो सेल्स था, 1 में डिफरेंस था कि वहां पे इनवॉइस वाइज दे रहे थे सर, या कुछ इनवॉइस वाइज टोटल दीजिए। तो हमेशा याद है, यही तो चीज है मिसमैच। याद है रूल 21A का सस्पेंशन, कि अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है 1 में और 3B का सेल्स में, आपको एक शो कॉज नोटिस आएगा कि आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन योर जीएसटीआर 1 एंड योर जीएसटीआर 3B, तो टेल मी व्हाई आई शुड नॉट कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा आरईजी 31 वाले नोटिस में, जो इस बार का अमेंडमेंट है, मैंने आपको पढ़ाया था सर। तो जीएसटीआर 3B इज अ सिंपल रिटर्न। क्या क्या होता है? समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, समरी समझ गए, टोटल। इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज, समझ गए? अब आप ये सोच रहे होंगे सर रिवर्स चार्ज का जो हम पेमेंट करते हैं, उसका पेमेंट भी तो सर इसी के साथ होगा ना, इसी के साथ तो होगा। ये पे टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं आप, इसी के साथ आपका रिवर्स चार्ज का पेमेंट कराया जाएगा, इसी के साथ आपका रिवर्स चार्ज का पेमेंट कराया जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसी हिसाब से आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट करा जाएगा। तो आपको यही पे बताना पड़ता है, ये भी मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैसे वो मांगते हैं। इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज, कितना क्रेडिट आप एलिजिबल हो, यही वो कॉलम है गाइस, ध्यान से सुनना, जहां पे आप मुंह खोल के गवर्नमेंट से मांगते हो कि मुझे इतना आईटीसी चाहिए। आफ्टर डूइंग ऑल योर कैलकुलेशंस, आफ्टर इवन रूल 36 सब रूल 4 याद है, 5% वाला स्कीम, वो यहीं पे रिफ्लेक्ट होता है, सब चीज यहीं पे रिफ्लेक्ट होता है। यही वो चीज है जिससे आपका क्रेडिट लेजर में आईटीसी क्रेडिट होता है। एंड लास्टली टैक्सेस की पेमेंट, या तो कैश के थ्रू करो या तो आईटीसी के थ्रू करो। Thus GSTR 3B does not require any invoice wise data. GSTR 3B में कोई invoice wise डिटेल नहीं देना पड़ता है, सारा का सारा डिटेल्स समरी डिटेल्स होता है। अब आपको दिखाता हूं GSTR 3B। Just give me a minute. देखिए पोर्टल खोल लिया मैंने, पोर्टल खोल लिया, रिटर्न डैशबोर्ड, सेम चीज Q1, देखो गाइस प्लीज सी, एक और चीज दिखाता हूं आपको। हम क्या कौन सा देख रहे हैं? जून का देख रहा है। जून मतलब क्वार्टर का लास्ट मंथ, क्वार्टर का। तो 1 दिख रहा है मेरे को, मेरा वो मैंने फाइल कर दिया है। इसमें ये प्रॉब्लम है, बैक जा जाके ना आपको बार बार
उसी में जाना पड़ता है, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। GSTR1, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को GSTR1। 2A दिखा, 2A ऑटो पॉपुलेट होके आता है। 2B दिखा, ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट ऑफ द मंथ, मंथली रिटर्न। 3B, सी दिस। पहले आपसे पूछेगा डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तुम्हें नील रिटर्न फाइल करना है, मैं बोलूंगा नहीं। सी गाइस, ये सारे टेबल्स एकदम सिंपल है। 3B, पहला टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। पढ़ो ठीक से, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। क्लिक करूंगा मैं इसको, ध्यान से देखना। हाँ, टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST, SGST, सेस। पहला चीज क्या बोला है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, मतलब जिसमें टैक्स लगेगा वो बताओ। तो टैक्सेबल वैल्यू तो सेल्स अमाउंट हो गया, और ये टैक्स अमाउंट हो गया, ये आपका आउटपुट टैक्स हो गया, ये सब क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। फिर देखो अब अलग अलग पूछ रहा है कि जीरो रेटेड कितना किया है बताओ। तो सर जीरो रेटेड तो एक्सपोर्ट हो गया ना, तो देखो CS के नीचे कुछ है ही नहीं, जो है I के नीचे और सेस के नीचे। सेस समझते हो ना, सेस क्या है, GST कॉम्पनसेशन सेस। सर अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट पे सेस लगता है तो हर जगह लगेगा वो। सेस का कोई CS और I वाला पार्ट नहीं है, सेस सेस होता है और वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यू नो वाई, GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट के अंदर में, कि पहला 5 साल जो भी GST का रेवेन्यू का लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट को, दैट विल बी कॉम्पनसेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी पैसा से, इसी फंड से जो सेस से कमा रहे हैं। समझ रहे हैं, सेस किस पे लगता है, सिन गुड्स पे लगता है, टोबैको, गुटखा, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, ये सब गंदी गंदी चीजें पे जो सोशली इक्विप्ड नहीं है बट उसमें प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होता है, गवर्नमेंट उससे टैक्स लेता है, ओवर एंड अबव सेस लेता है आपसे। क्या लेता है, सेस। जैसे इनकम टैक्स में ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्यों लेता है सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर इन द कंट्री। वैसे GST में सेस क्यों ले रहा है आपसे, ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू। इसके ऊपर एक एक्ट है, वो भी आपके सिलेबस में, GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। फिर अगर ये देखो नील रेटेड एग्जेम्प्टेड अलग पूछ लिया आपसे, देखो इसमें कुछ टैक्स है ही नहीं, इसमें टैक्स आएगा नहीं, तो केवल वैल्यू। अल्टीमेटली लोग क्या कर रहे हैं सर, P&L अकाउंट का जो सेल्स है, मतलब सर आपको पता है इन शॉर्ट मंथली P&L बन रहा है मंथली P&L फ्रीज हो रहा है आपका, मंथली बैलेंस शीट फ्रीज हो रहा है आपका, जो आप साल के एंड में करते हैं मंथली हो रहा है सर। ये वैल्यू, ये जो आप डाल रहे हो आपके बुक्स में भी है, कुछ भी गलत डालोगे आप एक प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो ये वो चीज है जो डरावना है। जितना भी लॉयर से सर्विस लिया है, ट्रांसपोर्टर से सर्विस लिया है, ओशन फ्रेट का पेमेंट किया है, ओएडआर सर्विसेज का पेमेंट किया है, और 94 में आप रेसिपिएंट हो, आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर को पेमेंट किए हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस एजेंट को पेमेंट किया है, रिकवरी एजेंट को बैंक ने पेमेंट किया है, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होके किसी गवर्नमेंट को पेमेंट किए गवर्नमेंट सर्विस लेने के लिए, सारा का सारा पेमेंट यहां पर आएगा, जिस पर भी रिवर्स चार्ज आपको पे करना है। तो जो भी आप पे करोगे, जैसे मान लो मैं लिख नहीं रहा, आप समझ गए ना क्या करना है, मैं लिख नहीं रहा, लिख के कोई मतलब नहीं है। तो सर ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया, कितना अमाउंट है, और टैक्स अलग अलग आपको बताना पड़ेगा, I कितना है, C कितना है, S कितना, और लास्ट में नॉन GST आउटवर्ड, समझ गए, एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल, ठीक है, ये सब जो आप बेच रहे हैं वो भी आपको नॉन GST। जैसे एक रेस्टोरेंट है मान लो, वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लेकर रखा है, वो अल्कोहल भी बेचता है, फूड भी बेचता है, तो अल्कोहल का सारा डिटेल्स इसमें आएगा, उसका नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज में आएगा। समझ गए तो जो भी आएगा सर आपका एक टेबल फ्रीज, जो भी आपका वो है। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, बताने का दरकार नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स सी आप सोच पाते हैं क्या। ये देख रहा है I, कुछ लिखा है I, क्या लिखा है, टेबल 3.1 A, B, C and E आर ऑटो ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन 3.1, मतलब ये 3.1 है, ये करंट टेबल है 3.1 A, B, C, D और E, और ये क्या बोल रहा है A, B, C और E, मतलब D छोड़ दिया है, D छोड़ दिया सर,
डी क्यों छोड़ा है? रिवर्स चार्ज का डिटेल जीएसटीआर 1 में कभी बताते हैं क्या? नहीं बताते सर, वो तो इनवर्ट सप्लाई है और जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई है, तो जीएसटीआर 1 में कभी रिवर्स चार्ज का डिटेल नहीं जाता है, तो इसलिए डी छोड़ा है सर। देख लो आपके सामने है, एकदम प्रैक्टिकल आपके सामने चल रहा है। ऐसा ही टैक्स पेयर जो बड़े से बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो लोग ऐसे ही काम करते हैं और आपको भी फ्यूचर में ऐसे ही काम करना है। देखो क्या लिखा है, बहुत ध्यान से बना। टेबल 3.1 ए बी सी एंड ई, मतलब इसका ए बी सी और ई अपने आप ऑटो ड्राफ्टेड होगा। कैसे? बेस्ड ऑन द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन जीएसटीआर 1। कल जीएसटीआर 1 दिखाया था आपको, याद करो, वहां पे भी ये सारा डिटेल्स आपसे मांगा गया था, हाँ कि ना सर? हाँ। मतलब सर पता है, ये कभी भी मैं बताता हूं प्रैक्टिकली मुझे मैन्युअली एंटर नहीं करना पड़ता है, मुझे नहीं करना पड़ता है सर, ये अपने आप यहां रीफिल होता है, अपने आप। तो सर अपने आप रीफिल होता है, तो अगर हमें कोई चेंज करना है तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आप चेंज करेंगे ना, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स ये रेड हो जाएगा पूरा, मतलब आपको पता चल जाए, देख भाई तेरा जीएसटीआर में मिसमैच है, ध्यान है ना तेरे को? हाँ, हम हाँ हाँ ध्यान है। उसका बैकअप डॉक्यूमेंट है ना? हाँ 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 है। अगर एकदम सेम है तो एक ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन। ये एक्चुअली होता है, जब आप फाइल करने जाओगे तो एक ग्रीन हो जाएगा। अरे एक्चुअली होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? एक एक चीज खोल खोल के बता रहा हूं। बेस्ड ऑन द डिटेल्स जीएसटीआर 1, देखो क्या लिखा है 3.1 डी। अच्छा, इस टेबल का जो डी है, इस टेबल का जो डी है, ये क्या बोल रहा है? ये ऑटो ड्राफ्टेड होगा बेस्ड ऑन 2B। सुनना मेरा ध्यान से, 2B। 2B तो ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, वहां से मेरे को रिवर्स चार्ज का सप्लाई कैसे पता चलेगा? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब हमने जो रिसीव किया जिस पे टैक्स हम देंगे, वो 2B में कैसे पता चलेगा? सुनो, पता चलेगा, बट 100% वो ट्रू नहीं हो सकता है। एक ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, और उस पे टैक्स रिवर्स चार्ज पे लग रहा है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर ने 12% जीएसटी ऑप्ट नहीं किया। एक ट्रांसपोर्टर एक बिजनेस एंटिटी को, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, फ्रेट का बिल चार्ज कर रहा है, बट उसमें जीएसटी ट्रांसपोर्टर नहीं देगा, उसमें जीएसटी रेसिपिएंट बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन देगा। तो क्या ट्रांसपोर्टर को जीएसटीआर 1 में कुछ फाइलिंग नहीं करनी है? क्या करनी है? करनी है। टैक्स नहीं देनी है, लेकिन फाइलिंग करनी है। तो जीएसटीआर 1 में वो फाइल करेगा, वहां पे आपको याद होगा इनवॉइस चैप्टर में, क्या सप्लाई रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट करता है, यस और नो? वहां पे वो यस कर देगा, वहां पे वो यस कर देगा। तो जैसे वो यस करेगा, मेरे जीएसटी में मैप करेगा, मैं रेसिपिएंट हूं, तो मेरा 2A में दिखेगा सबसे पहले, और 2A के बाद 2B में भी दिखेगा, अगर ड्यू डेट के पहले उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो। और 2B में कैसे दिखेगा? ध्यान से सुनना। 2B में कैसे दिखेगा? ध्यान से सुनना। 2B में दिखेगा एज अ इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो वो जो 2B में दिखेगा ना, अपने आप जीएसटीआर 1 यहां पे उसको ऑटो पॉपुलेट कर देगा। लेकिन अब मैं बताता हूं, ये 100% कभी करेक्ट नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपोर्टर हो सकता है ना जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तब भी आपको रिवर्स चार्ज देना है। अरे बात समझ में आ रहा है? तब भी आपको रिवर्स चार्ज देना है, तब वो जीएसटीआर 1 का फाइलिंग थोड़ी ना करता है, नहीं करता है सर। तब आपका वो नहीं दिखेगा, तब आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब दिस मे नॉट बी 100% करेक्ट। आज मान लो मैं बोलता हूं मैं केवल ट्रांसपोर्टर से वो डील करता हूं जो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है सर, मैं उनका डील करता हूं, तब आपका 2B रिफ्लेक्ट करेगा, पूरा मैच होना चाहिए। इनकेस आपके के लिए ट्रांसपोर्टर के वाले रिवर्स चार्ज और कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। खैर सर ये इतना एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है, ठीक है? किसी दिन एक टाइम मिलेगा, संडे को अपने बैठेंगे, लाइव क्लास लेंगे और आपको पूरा समझाऊंगा मैं जीएसटीआर 1 3B का पूरा और डिटेल डेप्थ समझाऊंगा। बट अभी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आपको इतना पता होगा इस लेवल पे, ठीक है? बट जितना पता है बहुत बढ़िया, ठीक है सर? ये हो गया एक टेबल, एक टेबल हो गया सर, मैं कैंसिल कर रहा हूं। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें से एक तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये लोग मांगते हैं नेक्स्ट टेबल में। देखो क्या लिखा है, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है?
वो भी इंटरस्टेट। देखो अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई किया है, तो मान लो जैसे दिल्ली में सप्लाई किया, तो हमको उसका डिटेल इनवॉइस वाइज देना पड़ता है। इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या किसी कॉम्पोजिशन पर्सन को सप्लाई करते हैं, ठीक है, या किसी यूएन होल्डर को सप्लाई करते हैं। इसका डिटेल हमें सेपरेटली शो करना पड़ता है, इसका डिटेल स्टेट वाइज हमें शो करना पड़ता है। जो भी है, ठीक है। ये है मेन कॉलम सर, ये है मेन कॉलम, ये है मेन कॉलम, दिस इज द मेन कॉलम। अरे सर ये अमाउंट आप तो लिखे नहीं, कहां से आया? मुझे भी नहीं पता मैं बताता हूं कहां से, ये ऑटोमेटिकली का है, हम लोग नहीं लाए हैं सर। अगर आपको थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, जब मैं यहां पे कर्सर रखा तो यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, एक तो एरो से, योर अमाउंट दिस सिस्टम कंप्यूटेड, कुछ दिख रहा है क्या आपको? मैं हटाऊंगा तो वो एरो हट जाएगा। अब देखिए किस देर नीचे, योर अमाउंट सिस्टम, मैंने कुछ नहीं किया है, तो कहां से आया ये? अरे बेटा 2B से आया है, 2B से। ओ मतलब सारे सप्लायर अपना GSTR1 जो टाइमली फाइल करती है वो आपको इतना क्रेडिट है? हाँ। अब मैं अपने बुक्स के साथ चेक करूंगा क्या एक्चुअल में है कि, क्योंकि आपको पता है ना 16 to ABCD, बात ध्यान से सुना। अरे रिटर्न में 10 क्लास लग सकता है तो भी कम है इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सामने वाला सप्लायर करंट मंथ में इनवॉइस इशू किया है 31 जनवरी, जनवरी का GSTR1 में वो अपना GSTR1 में शो करेगा, और मेरे जनवरी का 2B में जनवरी का 2B 2A जो भी मेरे को शो कर जाएगा, हाँ कि ना? बट मैं रिसीव किया हूं वो गुड्स मार्च में, मार्च में रिसीव किया हूं। क्रेडिट आप ले रहे हो, आपको जरूरी नहीं है कि जब वो GSTR1 अपलोड कर दिया आपको लेना, आपको ABCD चेक करना पड़ेगा। क्या आपने रिसीव किया? क्या सप्लायर ने टैक्स भरा? क्या आपके पास टैक्स इनवॉइस है? क्या आप रिटर्न फाइल किए हैं? तो क्रेडिट लीजिए, वरना मत लीजिए। सर हमने तो रिसीव मार्च में किया, तो मार्च में लीजिएगा। सर बट वो जनवरी में, तो जनवरी में है, अपलोडेड रहेगा, उसका टेंशन मत लो। तुमको मैन्युअली लिख के रखना पड़ेगा एक जगह कि ये क्रेडिट तुम मार्च में लेगा, जनवरी में नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि तुम मार्च में रिसीव किया, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो जनवरी का दिख जाएगा आपको 2A में, बट आप लोगे क्रेडिट मार्च में। तो उन सब केसेस में अब मान लो ये जो, मान लो 50, ये जो भी अमाउंट दिख रहा है आपको 55,500, मुझे पता नहीं क्या चीज का है, बट जो भी अमाउंट है मान लो उसी इनवॉइस का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे 0 करना पड़ेगा इसको। मैं बोलूंगा नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। भले 1 में दिख रहा है, भले आपके 2B में दिख रहा है, बट आप नहीं लेंगे सर, बिकॉज ऑफ 16 to ABCD। डिड यू अंडरस्टैंड? प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है सर। अब देखो ITC में क्या क्या है, हम क्यों हटाए, हम ले लेते हैं भाई, वरना भूल जाएगा हम। क्या था अमाउंट? वो अपने आप आ जाएगा, जब हम बैक जाएगा ना तो अपने आप आ जाएगा वो। देखो वो सिस्टम जनरेटेड है, उसको कोई हटा नहीं सकता। हाँ एडिट कर सकते हैं, जब आप फाइलिंग करोगे तो आप सेव करके एडिट कर दो, अमाउंट चेंज हो जाएगा। वैसे ग्रीन रेड दिखाएगा, ग्रीन कब दिखाएगा? जब सेम है। रेड कब दिखाएगा? जब तुमने कुछ चेंज किया। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप श्योर हो, आप जो क्रेडिट लियो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लियो, तो एनी टाइम कभी भी आपके पास अगर नोटिस आएगा कोई भी चीज का, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। अब जैसे इसमें कार वार का क्रेडिट भी चढ़ जाता है, हमने कार परचेज किया, सामने वाले ने 1 फाइल कर दिया, अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, आपको हटाना पड़ेगा इसको। फूड बेवरेजेस खरीदे, गलती से आप अपना माइंड लगाए नहीं, आप अपना GST नंबर कोट करके आ गए, लो मेरा GST नंबर लो, वो तो अपना GST दमादम फाइल करेगा। इसलिए कभी भी अपना GST नंबर प्लीज कभी भी हर जगह कोट मत करिएगा, प्लीज कभी भी कोट मत करिएगा। जहां आपको मिलता है क्रेडिट मिलेगा वही कोट करिए, वरना आपका फालतू में आपको ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
पर्सनल आइटम्स में कभी भी अपना जीएसटी नंबर को कोट मत करिए, बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन। देखो सर, अगेन देखो यहाँ क्या लिख दिया ना, 2B के हिसाब से सारा वैल्यू आता है। यहाँ पे 2B में जो भी डेटा है अपने आप वैल्यू आ जाएगा सर। तो गवर्नमेंट एक तरीके से हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा, आपको बस चेक करना और फाइल करना है। देखो पहला क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम इंडिया में इंपोर्ट किए हैं, तो कितना आईजीएसटी, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं पूछता, बेस्ट पार्ट यहाँ पे खाली टैक्स अमाउंट पूछता है। वैल्यू पूछ के क्या करेगा आपसे, कितना क्रेडिट है उतना ही पूछता है। तो जो भी हम यहाँ डालेगा मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट बढ़ जाएगा। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो भी क्रेडिट डालेगा आईजीएसटी का। याद है क्या कुछ, इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। 1 and 2 क्योंकि वो भी एक तरह का रिवर्स चार्ज ही है। इंपोर्ट पे आप टैक्स दे रहे हो, वो भी एक तरह का रिवर्स चार्ज ही है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सर जब हम इनवर्ट सप्लाईज रिसीव करें अदर देन 1 and 2, मतलब समझ गए, यहां पे क्रेडिट ले क्यों रहे सर हम, समझ रहे हैं। एक बात बताऊं, ये वाला जो अमाउंट आएगा ना यहां पर, ये वाला पहला टेबल का ये वाला अमाउंट, ये सेम वहां जाएगा, ये सेम वहां जाएगा। कि यहां पे आप जो रिवर्स चार्ज पे कर रहे हैं, आपको बताया गया ना आप सेम मंथ क्रेडिट ले सकते हैं। या जो आप रिवर्स चार्ज पे कर रहे हैं, आप सेम क्रेडिट यहां लोगे, यहां पे सेम। मतलब एक तरीके से आपका कैश पेमेंट हो रहा है, एक तरह से आपका आईटीसी बुक हो रहा है सर, दोनों एक साथ हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। तो आपका आईटीसी भी बढ़ गया। याद है क्या आईएसडी, कुछ याद आ रहा है, आईएसडी इनवॉइस इशू करेगा, आपको क्रेडिट देगा, अपने आप यहां पर आ जाएगा सर, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2B के थ्रू आ जाएगा आपके पास। और यहां पे जो ऑल अदर आईटीसी बचता है वो आप यहां क्लेम कर लीजिए। कुछ याद आ रहा है रूल 42 43, मैं ऐसे ही नहीं समझाता हूं, हर चीज का प्रूफ है। रिवर्सल जो करते हो याद है, कॉमन क्रेडिट का एग्जेम्प्ट पार्ट वाला जो रिवर्स करते हो, वो हर मंथ यहां रिवर्स करते हो सर आप। क्या बात है सर, ये सब तो हम लोग पढ़े थे, रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ भाई हाँ, मजाक कर थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ बैठ के आपके साथ। एज पर रूल 42 and 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। क्या बात कर रहे सर, ये सब तो हम लोग पढ़े थे। हो बढ़िया है बढ़िया है। अदर्स, कोई भी कारण से आप रिवर्स कर रहे हो, 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किए तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो कहां रिवर्स करोगे, यहां करोगे लास्ट में। अरे बॉस ये तो अल्लाह अज्जब ही बात हो, इनएलिजिबल आईटीसी ये भी दे दिया यहाँ पे। अरे हाँ भाई हाँ, कार खरीदोगे बेटा, तो कार खरीदोगे तो यहां पर ऐड हो जाएगा सीएसआई में, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें कार का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो तुम जितना कार का आईटीसी है उतना यहां लिख दो, वो माइनस हो जाएगा। तुम यहां लिख दो, अपने आप माइनस हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस है यही लगना, बट लोग क्या करते हैं, उनको इतना याद नहीं होता 17.5 ये सब, वो इसी चीज को माइनस कर देते हैं, वो भी ठीक है इसी चीज को माइनस कर देते हैं, या फिर यहां माइनस कर, यहां पे ऐड करते तो वो माइनस हो जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस अब यहां पर करिए, ताकि आपको भी फ्यूचर में याद रहेगा कि मोटर कार का क्रेडिट आप नहीं लिए थे, 17.5 से हटा दिए थे। या कोई भी अदर इलिजिबल क्रेडिट है, जैसे मान लो आप कोई टोटली एक्सक्लूसिवली, याद है एग्जाम सप्लाई के लिए, याद है क्या रूल 42 43 का सोचो, एग्जाम सप्लाई में चला जाता है, नॉन बिजनेस में चला जाता है, वो अदर्स में आ जाएगा। सर सब चीज यहाँ पे आईटीसी यही है बस, और कुछ नहीं। आईटीसी में ऐसे ही आप एंट्री पास, ऐसे ही रिटर्न्स में दिखाते हो, फिर जो भी आप कंफर्म करोगे कंफर्म हो जाएगा और बैलेंस से आ जाएगा सर। नेक्स्ट ये है सिंपल, आप जो भी सप्लाई आप रिसीव किए हो, जो भी सप्लाई आप रिसीव किए हो, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। बात समझ रहे हैं, कि आउटवर्ड सप्लाई तो ले ली ना जीएसटी में, डबल क्यों मेहनत करवाएंगे आपसे। यहां पे इनवर्ट सप्लाई ले रहे, वो भी कौन सा, मुझे एक्चुअली पता नहीं इसका पर्पस क्या है, ये खाली बेफालतू का इन्होंने पूछा है, कोई भी इसको सीरियसली भरता नहीं है इसका कोई टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं है, बात समझिएगा। कोई टैक्स का इंपैक्ट है सर, कोई एग्जांपल दीजिए ना। नॉन जीएसटी सप्लाई, सर गाड़ी मेंटेन करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी तो भरवाना पड़ेगा ना, जो 100 डेढ़ लग रहा है 200 रुपया चला जाएगा, इतना हाईली कॉस्टली हो गया पेट्रोल। कहीं भी जाना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, उबर ओला वर्सेस माई ओन कार। हाँ, तो पेट्रोल का जो खर्चा लग रहा है
वो यही तो है नॉन जीएसटी सप्लाई। हाँ, एग्जाम सप्लाई, जो भी एग्जाम सर्विसेज पड़े थे जिसपे जीएसटी नहीं लगता, एग्जाम्प्ट होता है, वो सारा डिटेल्स आपको याद देना पड़ता है। प्रैक्टिकली कोई इसको सीरियसली लेता नहीं, कोई भरता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई टैक्स का इंपैक्ट है नहीं, खाली गवर्नमेंट जबरदस्ती का डिस्क्लोजर मांग रहा है। और ये तो सर गवर्नमेंट का फेवरेट है, इंटरेस्ट, अरे बाप रे बाप, पूछो मत। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटरेस्ट, अगर सर इसका मतलब ये, अगर हम रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, हमें पता है ना हम रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, हमें पता है ना कि हमको 18% टैक्स देना है, तो हम यहाँ पहले ही फाइल कर बोल देंगे कि हमें इतना टैक्स देना है। हमें पता है ना कि हमें लेट फीस देना, हम 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन लेट किए हैं, तो हम उतना लेट फाइल करेंगे। एक चीज गौर करिएगा, इसलिए आपको दिखा रहा हूं, इंटीग्रेटेड टैक्स का लेट फीस में ब्लॉक किया हुआ है, कुछ नहीं अमाउंट, और सेस में भी ब्लॉक किया है। इसका मतलब लेट फीस लगता है जीएसटी लॉ में केवल सीजीएसटी एक्ट में और एसजीएसटी एक्ट में। आईजीएसटी एक्ट का कोई लेट फीस नहीं है, सेस के अंदर कोई लेट फीस नहीं है, लेट फीस केवल सी और एस में। इसका कारण बहुत सिंपल है, सोच समझ के बोलिएगा मेरे को, बहुत सिंपल है इसका कारण। सर अगर आई में भी लग जाता तो डबल लेट फी हो जाता सर। आई और सी तो एक ही गवर्नमेंट का है, सेस आई सी एक ही गवर्नमेंट का है। लेट फीस का टैक्स से कोई कनेक्शन नहीं है, लेट फीस का टैक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। टैक्स ड्यू हो या ना हो, नील रिटर्न हो या ना हो, लेट फीस लगता है खाली एक कारण की वजह से, रिटर्न आपने लेट फाइल किया बस, तो टैक्स से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर में जो लेट फीस लगेगा वो सेंट्रल के पास जाएगा, एसजीएसटी एक्ट के अंदर जो लेट फीस लगेगा स्टेट के पास जाएगा, इसलिए आई और सेस को ब्लॉक कर दिया, बट इंटरेस्ट नहीं किया, क्योंकि आईजीएसटी का पेमेंट हो सकता है कि आपका एक रिटर्न में आईजीएसटी का पेमेंट ही है, सी और एस का पेमेंट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, आई के ऊपर लगेगा। तो आई इंटरेस्ट के लिए सब बराबर है, बट लेट फीस ओनली सी और एस। ये मैं आपको थ्योरेटिकली भी पढ़ाऊंगा सेक्शन 47 में, जहां लेट फीस का सेक्शन है, वहां क्लियर है कि आईजीएसटी एक्ट में कोई भी तरह का लेट फीस नहीं लगता है। समझ गए? तो इसका आपको फंडा समझ में आ जाना चाहिए सर, फंडा समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। बस खत्म 3B, कुछ है ही नहीं और 3B में। फिर लास्ट में जाके आपको सेव करना पड़ता है, सेव जब दिखा और ये दिख रहा है आपको प्रोसीड टू पेमेंट, ये प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं तो आपका वो पेमेंट पेज आता है, वहां पे आपका एक्चुअल फिगर्स आता है, फिर आप अपना चालान वहां से क्रिएट कर सकते हो, टैक्स पेमेंट कर सकते हो, फिर आपका कैश लेजर में पैसा चला जाता है, फिर आप अपना फाइल कर देते हो रिटर्न। यही है रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस। थोड़ा तो समझ में आया? हाँ, एक बार में सब समझ में नहीं आ सकता है भाई, ठीक है ना, हमको भी 4 साल लग गया तब आज समझा पा रहे हैं एक बार में समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, बट स्टार्ट तो हुआ। चलो सर, खाली आपको थ्योरी पढ़ा पढ़ा के मैंने नहीं सल्टाया, एक एक चीज का प्रैक्टिकल भी आपको समझाया गया है, ठीक है ना। आपको ऐसा पढ़ाया गया कि एक कंसल्टेंट को पढ़ाया जा रहा है।